अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप दोस्त सब कुछ ठीक ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बॉटनी प्रिपरेशन के लेक्चर की प्रिपरेशन के लिए एक सीरीज़ चलाई हुई है और डेली वेजेस पे मैं जो है एक एक वीडियो करके यानी कि सेंड कर रहा हूँ। कल कुछ मौसम की वजह से मैंने कोई भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड नहीं की थी, तो कल जहाँ पे हमने अगले दिन छोड़ा था सो वहाँ से हम शुरू करेंगे। आज का सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास हर्टवुड। अगर आप हर्टवुड को देखें तो हर्टवुड को सबसे पहले क्या कहा जाता है? डेडवुड। दूसरा इसको कहा जाता है कि भाई नॉन फंक्शनल वुड, क्योंकि जब वो सेकेंडरी ग्रोथ हो रही होती है तो इसमें वो सेल आ जाते हैं जो डेड सेल होते हैं, जो अब से आगे यानी कि कोई भी किस्म की कोई ट्रांसपोर्टेशन है जो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो सेकेंडरी प्रोडक्ट्स होती हैं रेजिन्स या जो टेनिन्स और जो हमारे पास या क्या होती हैं गम्स जो होती हैं, वो इनके अंदर क्या हो जाती हैं, स्टोर हो जाती हैं, तो कोई भी किसी किस्म का ये काम नहीं करती। अब इसको हम हर्टवुड क्यों कहते हैं? क्योंकि हर्टवुड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो होता है वो सेंटर ऑफ द स्टेम पाया जाता है। जो स्टेम का जो सेंटर होता है उसमें ये पाई जाती है, क्योंकि अगर आप देखें ना स्टेम की एनाटॉमी को, जो उनका जो सेंट्रल पार्ट होता है डार्क पार्ट, उसको क्या कहा जाता है? हर्टवुड कहा जाता है। कि भाई ये जो वुड है वो नॉन फंक्शनल वुड है, कोई भी काम नहीं करेगी भाई, हाँ स्टोरेज का काम करेगी। जो भी सेकेंडरी प्रोडक्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें ये काम देता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्टोरेज। अभी अगर आप हर्टवुड को देखें तो इसको एक दूसरा नाम दिया गया है, इसको क्या कहते हैं हम? दुरामेन वुड। ठीक है, अगर दुरामेन को आप देखेंगे तो इसका मकसद ये है हार्डनेस, मतलब ये जो वुड होती है बहुत हार्ड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि हर्टवुड। ये सेंटर ऑफ द स्टेम पाई जाती है, ये डेड सेल होती है, नॉन फंक्शनल होती है, रेजेंट स्टेनस गम्स इसमें क्या हो जाते हैं? एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? दुरामेन वुड कहते हैं, मतलब ये इसका दूसरा नाम भी है। और उसके पास आपको पता है जो यानी कि मतलब पर्स गिरदाई में जो भी होती है उसको क्या कहा जाता है? सॉफ्ट वुड, या उसको क्या कहा जाता है? फंक्शनल वुड, यानी कि जो काम कर सकती है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हिस्सा ले सकती है, उसको कहते हैं फंक्शनल वुड। ठीक है, सॉफ्ट वुड जिसको कहा जाता है। और ये क्या होती है? लाइटर होती है मतलब, और ये क्या होती है? डार्कर होती है, मतलब इनका जो कलर होता है बहुत डार्क होता है। ये इनके डार्कर इन कलर होती हैं और वो क्या होती हैं? लाइटर इन कलर होती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है दूसरा यानी कि बॉटनी के हिसाब से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो है यानी कि प्रोटो स्टील। अब अगर आप प्रोटो स्टील को देखें तो प्रोटो लफ्ज़ की माना ही क्या होता है? फर्स्ट, मतलब यानी कि फर्स्ट, या इसको कहा जाता है प्रीमेटिव टाइप, यानी कि ये एक ऐसी प्रीमेटिव टाइप स्टील होती है जिसके अंदर पिथ क्या होती है? एब्सेंट होती है। अब हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारी जो बॉटनी लेक्चरर की टेस्ट हुई थी उसमें ये वाला क्वेश्चन भी था कि भाई प्रोटो यानी कि वो यानी कि स्टील जिसके पास पिथ नहीं होते उसे क्या कहा जाता है? प्रोटो स्टील। तो ये मोटो प्रीमेटिव टाइप ऑफ यानी कि क्या है? स्टील है। यानी कि जो ये जो पाई जाती है वो किसके अंदर पाई जाती है? स्लेजिनिला के। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो ऐसे पूछें कि भाई स्लेजिनिला के अंदर जो स्टील पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? प्रोटो स्टील। अच्छा, स्लेजिनिला को अगर आप देखें तो इसका दूसरा नाम भी है, इसको कहा जाता है रिजरेक्शन फर्न। मतलब ये एक ऐसा है कि अगर कोई ड्राइनेस आ जाए, इनके सारे हिस्से मर जाएं, कोई ओनली वन भी सर्वाइविंग हो ना, कोई भी ओनली एनी पार्ट अगर सर्वाइविंग हो, तो अगर जब कंडीशन वापस आ जाती है तो वहाँ से क्या कर देता है? ग्रो कर देता है। इसको हम क्या कहते हैं? रिजरेक्शन फर्न भी कहते हैं। तो इसके अंदर वो प्रोटो स्टील पाई जाती है। अभी इसके जो अपोजिट में होता है उसको कहते हैं साइफोनो स्टील। साइफोनो स्टील अगर वो स्टील यानी कि होती है जिसके अंदर पिथ क्या होती है? मौजूद होती है, पिथ इज प्रेजेंट। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है इस मरतबा पूछें कि भाई वो कौन सी वाली पिथ है जिसके अंदर स्टील होती है, तो पिथ होती है, तो उसको क्या कहा जाता है? साइफोन स्टील। वैसे इनके बहुत सारे टाइप हैं, इनकी फिर अलग अलग टाइप भी हैं जिनको आगे हम एक लेक्चर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास
जो दूसरा यानी कि क्वेश्चन है वो है हमारे पास कि भाई सबसे पहले जो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो हमारे पास प्लांट्स थे, जो वस्कुलर प्लांट्स टाइप ऑफ वस्कुलर प्लांट्स, तो उनको क्या कहा जाता है, वस्कुलर प्लांट्स को, यानी कि ये फंड्स, ये सबसे पहले आए थे जो वस्कुलर थे। अब इनके पास वो सीड वगैरह नहीं थे, स्पोर फार्मेशन होती थी, तो इनको क्या कहा जाता है, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप, अर्ली स्टेज वाले जो हैं वो ये थे हमारे पास पौधे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है वो है विविपेरी। विविपेरी अगर हम विविपेरी को देखें तो ये होती कौन सी कंडीशन है। विविपेरी सबसे पहले सवाल ये पूछा जाता है कि ये करेक्टरिस्टिक्स किसकी होती है। ये होती है हेलोफाइट्स के अंदर। ठीक है, और हेलो का हमें पता है, हेलो मीन्स साल्ट और फाइट मीन्स प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जो साल्टी एरिया में रहते हैं, या जिसको हम कहते हैं मार्शी एरिया, यानी कि वहाँ पे रहते हैं जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ये इनको कोई साल्ट पसंद है, ये साल्ट टॉलरेटर होते हैं। साल्ट टॉलरेटर मतलब इनके अंदर साल्ट की ग्लैंड्स होते हैं जो एक्स्ट्रा साल्ट को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, बट नॉट साल्ट लवर। ऐसा नहीं कि ये मतलब नॉट साल्ट लवर, यानी कि साल्ट इनको बहुत पसंद है ना, मतलब ये क्या करते हैं, इनको टॉलरेट कर सकते हैं ड्यू टू साल्टी ग्लैंड्स की वजह से ये मतलब इनको टॉलरेट कर सकते हैं, तो इसको क्या जाता है, हेलोफाइट्स। अब आ रही है बात विविपेरी की, तो विविपेरी इनकी करेक्टरिस्टिक है। और विविपेरी होती क्या है कि मतलब जर्मिनेशन ऑफ सीड, इनका जो सीड होता है, जर्मिनेशन ऑफ सीड व्हेन फ्रूट इज स्टिल अटैच्ड टू द मेन प्लांट बॉडी अब ये मतलब होता क्या है, यानी कि विविपेरिटी एक ऐसी कंडीशन है कि जो सीड होता है अभी वो फ्रूट के अंदर है और वो फ्रूट अपने प्लांट के साथ अटैच्ड है, वहाँ से जब जर्मिनेशन करना शुरू करे तो उसको क्या कहा जाता है, विविपेरी कहा जाता है। और उसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, एक और यहाँ पे मतलब ये एक तो एक MCQ बन गया, दूसरा ये साल्ट टॉलरेटर होते हैं, ये मतलब साल्टी प्लांट्स होते हैं। अब तीसरा कि ये इनकी डेफिनेशन क्या है। चौथा जो आता है तो इनके अंदर सी डॉर्मेंसी क्या होती है, एब्सेंट होती है। सी डॉर्मेंसी इज एब्सेंट, मतलब इनके अंदर सी डॉर्मेंसी होती ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही इनके प्लांट जो सीड होते हैं अभी पौधे के साथ अटैच दिए हैं, वहाँ से ही जर्मिनेशन शुरू कर देते हैं, तो इनके अंदर सी डॉर्मेंसी क्या होती है, एब्सेंट। ये खुद एक और भी MCQ बन सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, इनके अंदर सी डॉर्मेंसी ये है क्यों होती है, विविपेरिटी इस वजह से होती है जहाँ पे ये प्लांट पाए जाते हैं वहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, वो मार्शी प्लेसेस होती हैं। क्या, मार्शी प्लेसेस, मतलब वो सूटेबल नहीं होती हैं, तो वो अर्ली जो है वो जर्मिनेशन शो करती हैं। जैसे ऐसे ना हो कि हमारा जो सीड है वो ज़मीन पे गिरे और फिर वहाँ से वो जर्मिनेट कर ही ना पाए उन मार्शी प्लेसेस की वजह से, तो इस वजह से इनके अंदर ये वाली कंडीशन होती है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो है यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है जो मतलब विल्टिंग ऑफ, यानी कि जो लीव्स होती है ड्यू टू विल्टिंग अकर्स ड्यू टू एक्सेसिव गटेशन। जो विल्टिंग ऑफ लीव्स होती है ना, विल्टिंग कहते हैं मुरझा जाना, विल्टिंग ऑफ लीव्स अकर्स ड्यू टू गटेशन। अब गटेशन क्या है पहले हम इसको देखें, क्योंकि गटेशन क्या होती है, ये एक खुद MCQ है। गटेशन जो वाटर होता है, वाटर एक्सक्रिएट इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, फ्रॉम लीफ सरफेसेस। तो लीफ के सरफेसेस जब ड्रॉप्स की सूरत में जो पानी निकलता है उसको क्या कहा जाता है, गटेशन। अच्छा, गटेशन जो होती है जैसे स्टोमेटा के अंदर ट्रांसपायरेशन होती है, गटेशन जो होती है वो होती है हाइडाथोर्स से। तो हमें पता है, तो ये है जो पानी होता है, वाटर जो होता है वो क्या करता है, टर्गर प्रेशर मेंटेन करता है, टर्गर प्रेशर प्रोड्यूस करता है। जब एक्सेसिव गटेशन हो जाती है, जो वाटर होता है वो लूज़ हो जाता है, वाटर क्या हो जाता है, लूज़ हो जाता है। वाटर इज़ लास्ट, यानी कि पानी जो होता है वो लास्ट हो जाता है,
तो जो लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, मुरझा जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि विल्टिंग। मतलब वो जो टर्गर प्रेशर पानी की वजह से आता है वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है और क्या हो जाती है, विल्टिंग हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है फोटोलाइसिस। अगर इस टर्म को देखें, फोटो मीन्स लाइट और लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। अब ये होता क्या है, मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वाटर in the presence of light। रोशनी की मौजूदगी में जब पानी यानी कि स्प्लिट हो जाता है उसको क्या कहते हैं, फोटोलाइसिस। अब सवाल क्या होता है, एक तो फोटोलाइसिस खुद क्या है, दूसरा जो सवाल होता है वो ये होता है कि भाई जो फोटोलाइसिस ये होती कहाँ पे। हमें पता है कि जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस के दो प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, दूसरा डार्क रिएक्शन। इसको आगे हम यानी कि लेक्चर की सूरत में डिस्कस करेंगे। अब लाइट रिएक्शन को अगर देखें तो ये इनके दो होते हैं, एक साइक्लिक होता है फोटोफास्फोराइलेशन, दूसरा क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। अब नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन को अगर हम देखें तो नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन में क्या होता है, यानी कि 2 फोटो सिस्टम होते हैं, एक PS2 होता है, दूसरा PS1 होता है, फोटो सिस्टम 1 होता है। जो फोटो सिस्टम 2 होता है उसमें क्या होती है, जब यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से आगे चले जाते हैं तो इनको ज़रूरत पड़ती है, तो इलेक्ट्रॉन की उस कमी को पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, यानी कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करते हैं। यानी कि जो वाटर होता है वो क्या करता है, ब्रेक डाउन होता है। वाटर जब आगे टूटता है तो क्या करता है, 2 प्रोटॉन यानी कि देता है प्लस में, 2 इलेक्ट्रॉन देता है और एक ऑक्सीजन जो होती है नेसेंट ऑक्सीजन। अब नेसेंट ऑक्सीजन क्या होती है, वो न्यूली फॉर्म्ड ऑक्सीजन होती है जो एटम की सूरत में होती है, और अगर वो एटम की सूरत में होगी तो वो नुकसानदेह हो सकती है, जल्दी में इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में क्या होना है, तब्दील होता है। तो ये नेसेंट ऑक्सीजन, अब 2 प्रोटॉन तो पड़े रहते हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फोटो सिस्टम 2 में हिस्सा लेते हैं और जो एनर्जाइज होकर आगे क्या करते हैं, चले जाते हैं, और यानी कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं। यानी कि फोटोलाइसिस से इसी तरह से सवाल आ सकते हैं कि भाई जो ये फोटोलाइसिस सबसे पहले ही फोटो सिस्टम 2 में होती है और प्रोटॉन देती है, 2 इलेक्ट्रॉन देती है। ठीक है, ये 2 प्रोटॉन कहाँ चले जाते हैं, जो हमारे पास NAD होता है ना, NAD प्लस यानी कि होता है, तो उसके साथ ये 2 प्रोटॉन जाकर और NADPH2 में क्या कर देते हैं, तब्दील कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास है वो है क्रेन्स एनाटॉमी। ये खुद एक सवाल है, क्रेन्स एनाटॉमी। क्रेन्स एनाटॉमी में अब कैसे कैसे सवाल आ जाते हैं। सबसे पहले ये टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ सबसे पहले यह सवाल ये है, टिपिकल प्रॉपर्टी ऑफ C4 प्लांट्स, यानी कि ये C4 प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। सबसे पहला ये MCQ बन सकता है इससे। अब दूसरा कौन सा बन सकता है कि क्रेन्स वर्ड की मीनिंग क्या होती है। क्रेन्स वर्ड की मीनिंग होती है रेत, या इसको कहा जाता है रिंग फॉर्म। अब इसमें होता क्या है, क्रेन्स एनाटॉमी में जो मेसोफिल सेल्स होते हैं वो बंडल शीथ सेल्स के इर्द गिर्द, यानी कि ये इसी माला की तरह होते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, क्रेन्स एनाटॉमी। मतलब ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C4 प्लांट्स की होती है। ठीक है, और उसके बाद जो सवाल हो सकता है तो ये होती किसके अंदर है, शुगर केन के अंदर, आप देखें मेज़ के अंदर, यानी कि देखें उनके अंदर ये हो सकती है, शुगर केन के अंदर हो सकती है। तो ये उनके क्या हैं, मतलब या सोरगम आप देख लें, ठीक है, जिसको हम जवार कहते हैं, तो उनके अंदर ये पाई जाती है क्रेन्स एनाटॉमी। और फिर यहाँ पे मेसोफिल सेल्स होते हैं और आगे जाकर क्या होता है, वस्कुलर टिश्यूज, तो यहाँ से ये एक मतलब क्रेन्स एनाटॉमी बना लेते हैं। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसकी, C4 की। अब इससे और कौन सा सवाल अराइज हो सकता है कि भाई C4 प्लांट जो होते हैं उनको क्यों C4 प्लांट्स कहा जाता है। हम इसलिए C4 प्लांट्स कहते हैं, जो इनकी फर्स्ट प्रोडक्ट होती है वो होती है OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। एक तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, भाई ऑक्जेलो एसिटिक एसिड क्या है, उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। और दूसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं कि ऑक्जेलो एसिटिक कंसिस्ट ऑन 4 कार्बन ओनली। ये कितने पे कंसिस्ट होता है,
4 कार्बन पर मुश्तमिल होता है। इसकी वजह से क्या होता है, मशहूर होता है कि यानी कि इनकी जो पहली प्रोडक्ट बनती है आफ्टर कार्बोक्सिलेशन वो क्या होती है, 4 कार्बन पर मुश्तमिल होती है। इसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये सवाल जो होते हैं वो यहाँ से अराइज हो सकते हैं। ये तो क्रेन्स एनाटॉमी क्या है, ये रेत लाइक मैनर होती है, C4 पार्सन को क्यों कहते हैं, या C4 पाथवे भी इसको कहा जाता है, या ये इनके अंदर जो मतलब इनको H स्लेक पाथवे भी कहा जाता है, H स्लेक पाथवे। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे हमारे लिए एक MCQ बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास है वो है मतलब कि जो हम हेप्लॉइड प्लांट्स पैदा करते हैं। हेप्लॉइड प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एंथर कल्चर। अब ये टेक्निक है हमारे पास, जब भी हमें यानी कि हेप्लॉइड प्लांट्स चाहिए होते हैं तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, एंथर लेते हैं, उनसे जो पोलन ग्रेन होते हैं उनको कल्चर करवाते हैं और वो आगे जाकर किस में तब्दील हो जाता है, सीडलिंग में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एंथर कल्चर। सो ये था आज के लेक्चर का आखिरी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको हम क्या कहते हैं, एंथर कल्चर। मेहरबानी करके आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी क्लिक करें, जैसे भी मैं न्यू वीडियो बनाता जाऊंगा आपको मिलती जाएगी। मैं आपको बताता चलूँ तो ये बहुत सारी मेहनत के बाद ये जाकर MCQ इतने बनते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो ये फ्री ऑफ कास्ट है, कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं है, बस आप एक लाइक भी दे दें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और सब्सक्राइब भी कर दें। मेहरबानी आपकी।